वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 1 1939 जिसको लिखा है वेस्टन ह्यू ऑर्डन ने, W.H. ऑर्डन, जो कि 20th सेंचुरी के एक इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। वो 1907 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उन्होंने जर्मनी में भी टाइम गुजारा और 1939 में वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। W.H. ऑर्डन जो थे तो वो होमोसेक्सुअल थे और उस टाइम सोसाइटी में होमोसेक्सुअल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से W.H. ऑर्डन जो थे वो बहुत परेशान थे। इस पोएम में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इस पोएम का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर 1 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। तो चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं। आई सिट इन वन ऑफ द डाइव्स ऑन 52nd स्ट्रीट अनसर्टन एंड अफ्रेड। तो राइटर जो हैं वो एक गे पब में बैठे हुए हैं। डाइव्स का मतलब है एक गे पब जिसमें गेज जो हैं वो आते हैं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं। तो वो एक पब में बैठे हुए हैं ऑन 52nd स्ट्रीट और वो एड्रेस भी बता रहे हैं कि ये पब जो है ये लोकेटेड है 52nd स्ट्रीट में। अनसर्टन एंड अफ्रेड, लेकिन जो पोएट हैं वो अनसर्टन है और अफ्रेड है, डरे हुए हैं। एज द क्लेवर होप्स एक्सपायर ऑफ लो डिसऑनेस्ट डेकेड। अच्छा, अब पोइट जो है वो क्यों अनसर्टन है, वो क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है तो पीस आएगा और डेवलपमेंट होगी, वो सब कुछ जो है वो तहस नहस हो गया। एज द क्लेवर होप एक्सपायर ऑफ लो डिसऑनेस्ट डेकेड। डेकेड कहते हैं 10 सालों को, और डिसऑनेस्ट यानी कि वो कह रहे हैं कि वो लीडर जो थे वो डिसऑनेस्ट थे। ये जो 10 साल थे तो ये डिसऑनेस्टी पे मबनी थे, तो इसलिए वो अनसर्टन है और वो डरे हुए भी हैं। Waves of anger and fear circulate over the bright and darkened lands of Earth. तो अराउंड 1939 में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा बेहतर हुआ था। रेडियोज़ हर जगह पे थे। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया सितंबर 1 1939 की रात को, तो जो खबर थी वो पूरी दुनिया में फैल गई, उन जगहों में जहाँ पे दिन था और उन जगहों में जहाँ पे अंधेरा था। ऑब्सेसिंग आवर प्राइवेट लाइव्स, और इसका असर जो था तो वो हमारी प्राइवेट ज़िंदगी पे भी हुआ। द अनमेंशनेबल ऑर्डर ऑफ डेथ ऑफेंड्स द सितंबर नाइट, और सितंबर नाइट जो कि पीसफुल थी, जो कि आराम सी थी, उसकी पीस को इस वार ने तबाह कर दिया। द अनमेंशनेबल ऑर्डर ऑफ डेथ, और जो अनमेंशनेबल डेथ थी वो हर तरफ फैल गई। एक्यूरेट स्कॉलरशिप कैन अनअर्थ द होल ऑफेंस। एक्यूरेट स्कॉलरशिप का यहाँ पे मतलब है डीप स्टडी, डीप एनालिसिस। कैन अनअर्थ, अनअर्थ का मतलब है एक्सपोज द होल ऑफेंस। ऑफेंस का यहाँ पे मतलब है फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, वार। कि अगर हम डीप स्टडी करेंगे तो हमें इसका रीज़न पता चल जाएगा कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है या जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों स्टार्ट हुआ। फिर वो जिक्र करते हैं फ्रॉम लूथर अनटिल नाउ। मार्टिन लूथर किंग का वो जिक्र करते हैं, जो कि एक जर्मन थियोलॉजन थे और जिन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म के मूवमेंट को बढ़ाने में काफ़ी किरदार अदा किया था। और वो अपने एंटीसेमेटिक आइडियाज़ की वजह से काफ़ी मशहूर थे, जो कि एंटीसेमेटिक का मतलब है कि वो ज्यूस के अगेंस्ट थे। तो वो क्या कहते हैं कि फ्रॉम लूथर अनटिल नाउ, कि लूथर से लेकर अब तक दैट हैज़ ड्रिवन अ कल्चर मैड, कि उनकी आइडियाज़ जो थे उनको लोगों ने फॉलो किया और वो लोग जो थे तो वो पागल थे। दैट हैज़ ड्रिवन अ कल्चर मैड फाइंड, और फिर वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं फाइंड, कि मालूम करो व्हाट अकर्ड एट लिंज। लिंज वो जगह है जहाँ पे हिटलर पैदा हुए थे, लिंड्स ऑस्ट्रिया में है, कि मालूम करो कि लिंड्स में ऐसा क्या हुआ था। व्हाट ह्यूज इमागो मेड अ साइकोपैथिक गॉड। इमागो के डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन साइकोलॉजी में इसका मतलब है कि आपका जो अनकॉन्शियस है, जो का आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मालूम करो कि लेंस में ऐसा क्या हुआ था। व्हाट ह्यूज इमागो मेड अ साइकोपैथिक गॉड,
किस रीज़न की वजह से जो हिटलर था वो एक साइकोपैथिक गॉड बना। अब हिटलर के साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था, तो इसलिए वो जब बड़ा हुआ तो इसने भी लोगों के साथ बुरा करना चाहा। इमागो का एक मतलब बायोलॉजी में ये भी है कि जब मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसेक्ट जो है तो वो अपने शेप्स चेंज करता है, और इमागो जो है तो एक एडल्ट फॉर्म को कहते हैं, यानी कि वो जब फुली एडल्ट बन जाता है तो उसे इमागो कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो एडल्ट हिटलर है वो एक साइकोपैथिक गॉड क्यों बना। लेकिन अगर हम इसका साइकोलॉजी में मीनिंग लें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ बचपन में जो बुरा सलूक हुआ तो उसका उनकी साइकी पे बहुत असर हुआ, और फिर बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उस अनकॉन्शियस सेल्फ ने उनको कंट्रोल किया और उनसे ये बुरे काम करवाए। आई एंड द पब्लिक नो व्हाट्स ऑल स्कूल चिल्ड्रन लर्न, कि मुझे और तमाम लोगों को पता है और इवन बच्चे भी ये स्कूल में सीखते हैं, दोस्त टू हुम ईवल इज़ डन डू ईवल इन रिटर्न, कि जिनके साथ बुरा किया जाता है तो बदले में वो भी बुरा करते हैं। Exiled Thucydides knew all that a speech can say about democracy। फिर वो यहाँ पे तुसिडिस का जिक्र करते हैं। तो तुसिडिस जो थे वो इथेनियन जनरल थे, और कुछ मिलिट्री फेलियर की वजह से उनको एग्जाइल किया गया था। तो उन्होंने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ फिलोपिनेशियन वॉर। उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बात की, और उसमें उन्होंने डिक्टेटर्स के बारे में बात की कि किस तरह डिक्टेटर्स जो है तो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुसिडिस न्यू ऑल अबाउट अ स्पीच कैन से अबाउट डेमोक्रेसी। स्पीच का यहाँ पर मतलब है डिस्कोर्स। व्हाट डिक्टेटर्स डू, कि डिक्टेटर्स क्या करते हैं। द एल्डरली रबिश दे टॉक टू एन एपाथेटिक ग्रेव, कि वो किस तरह जो है रबिश, कि वो किस तरह नॉनसेंस बोलते हैं, और वो किस तरह रीजंस को जो है तो वो यूज़ नहीं करते बल्कि लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और लोग भी जो है तो वो एपैथेटिक हो जाते हैं। एपैथेटिक का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, और ग्रेव, ग्रेव का यहाँ पे सिंपली मतलब ये है कि लोग जो हैं तो वो भी डेफ और डम बन जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और उनको रिस्पॉन्स नहीं देते, यानी कि उनको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। एनालाइज्ड ऑल इन हिज बुक, कि वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी किताब में दर्ज की, उनको एनालाइज किया। द इनलाइटनमेंट ड्रिवन अवे द हैबिट फॉर्मिंग पेन, और जो इनलाइटनमेंट लोगों में थी, जो रैशनलिज्म लोगों में थी, तो वो इन डिक्टेटर्स की वजह से वो लोगों से चली गई, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को इस तरह हैंडीकेप किया कि लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया। द हैबिट फॉर्मिंग पेन, और ये एक हैबिट बन गई लोगों की। मिसमैनेजमेंट एंड ग्रीफ, जो कि मिसमैनेजमेंट थी और ग्रीफ थी। वी मस्ट सफ़र देम ऑल अगेन, और वो कहते हैं कि इसकी वजह से हम सब जो है तो वो सफ़र करेंगे, यानी कि सिंपली वो यहाँ पे लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मॉडर्न लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम भी इन्हीं स्पीचेस के जाल में आके अपनी रीजंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्लाइंडली जो है तो लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। इन टू दिस न्यूट्रल एयर वेयर ब्लाइंड स्काई स्क्रैपर यूज देयर फुल हाइट टू प्रोक्लेम द स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव मैन। इन टू दिस न्यूट्रल एयर, तो न्यूट्रल एयर यहाँ पे अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 1939 में तो ऑर्डन जो थे वो अमेरिका में माइग्रेट हुए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका जो था तो वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में जो था वो न्यूट्रल था, अमेरिका ने किसी का भी साथ नहीं दिया। और दूसरी बात ये कि अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर जो है तो वो बिल्डिंग्स जो कि आसमान को छूते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं इन टू दिस न्यूट्रल एयर वेयर ब्लाइंड स्काई स्क्रैपर यूज, यहाँ पे जो बिल्डिंग है लेकिन ये ब्लाइंड है, यानी कि सिंपली वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन लीडर्स हैं ये ब्लाइंड हो गए हैं। यूज देयर फुल हाइट टू प्रोक्लेम द स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव मैन, और स्काई स्क्रैपर यहाँ पे डेवलपमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर फुल हाइट टू प्रोक्लेम द स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव मैन, यानी कि अमेरिकन लोग जो है तो वो यूनाइटेड हैं, वो कलेक्टिव मैन, यानी कि वो लोग यूनाइटेड हैं लेकिन वो अभी न्यूट्रल हैं। ईच लैंग्वेज पोर इट्स वे इन कम्पिटिटिव एक्सक्यूज। अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर 2 की खबर फैली तो डिफरेंट कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्स किया,
और हर एक कंट्री के लीडर्स ने अपनी अपनी लैंग्वेज में रिस्पॉन्स किया। तो वो क्या कहते हैं, ईच लैंग्वेज पोर इट्स वेन कंपेटिटिव एक्सक्यूज़, कि हर एक कंट्री के लीडर ने एक लेम एक्सक्यूज़ दिया, एक वेन, एक यूजलेस एक्सक्यूज़ दिया। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो था तो वो जर्मनी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने न्यूट्रल राह इख्तियार की, तो वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसका एक ये मतलब भी हो सकता है कि हर एक लीडर जो है तो वो अपनी अपनी आवाम को अपनी अपनी लैंग्वेज में बेवकूफ़ बनाते हैं। बट हु कैन लिव फॉर लॉन्ग इन एन यूफोरिक ड्रीम, लेकिन यहाँ पे वो रियलिटी की बात कर रहे हैं कि कौन इतनी लंबी ज़िंदगी जिएगा इन एन यूफोरिक ड्रीम, कि ये ड्रीम जो है तो ये तो इमेजिनेशन है, ये तो हमारी फैंटेसी है। तो अब ये लीडर्स जो है तो ये लोगों को जो है तो इस तरह के ड्रीम में धकेलते हैं, लेकिन कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आउट ऑफ द मिरर दे स्टेयर इंपीरियलिज्म्स फेस, लेकिन जब ये लोग मिरर में देखेंगे तो इनको इंपीरियलिज्म का फेस नज़र आएगा। अब देखिए, मिरर जो है तो मिरर हमें रियलिटी दिखाती है। फॉर एग्जांपल, आपके फेस पे एक स्पॉट है, आप उसे देखना नहीं चाहते, लेकिन जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो इस तरह ये जो डिफरेंट लीडर्स हैं तो ये मिरर में देखते नहीं हैं, बल्कि ये रियलिटी से दूर भागते हैं, एक यूफोरिक ड्रीम में रहते हैं। लेकिन जब ये मिरर को फेस करेंगे तो इनको इंपीरियलिज्म जो है वो नज़र आएगी। इंपीरियलिज्म का मतलब यह है कि जब एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है विदाउट फिजिकल यूज़ ऑफ पावर, जैसे कि अमेरिका जो है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये इंपीरियलिज्म है। एंड द इंटरनेशनल रॉन्ग, और तब लोगों को जो है तो इंपीरियलिज्म का फेस नज़र आएगा जब वो मिरर में देखेंगे। और इंटरनेशनल रॉन्ग यानी वार में जो लोगों की मौत हुई है, ये जो ब्लडशेड हुआ है, ये इंटरनेशनल रॉन्ग, ये इंटरनेशनल क्राइम जो हुआ है, तो लोग फिर इसको रियलाइज़ करेंगे। फिफ्थ स्टेंजा में वो कहते हैं, फेसेस अलोंग द बार क्लिंग टू देयर एवरेज डे। अच्छा, अब जिस बार में उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस बार में वो वापस आ गए हैं। फेसेस अलोंग द बार, कि जो बार में जो लोग हैं उनके फेसेस जो हैं क्लिंग टू देयर एवरेज डे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिहेव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। द लाइट मस्ट नेवर गो आउट, द म्यूजिक मस्ट ऑलवेज प्ले, ऑल कन्वेंशंस कॉन्स्पायर टू मेक द फोर्ट अज्यूम द फर्नीचर ऑफ होम। तो वो कहते हैं कि लाइट को नहीं जाना चाहिए और म्यूज़िक को भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट चली गई, अगर म्यूज़िक चली गई, तो फिर ये लोग जो यहाँ पे जो ड्रीम में हैं, यानी कि लोग जो अब यहाँ पे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो इसलिए अगर ये म्यूज़िक बंद हो गए और लाइट चली गई तो फिर उनको रियलिटी का पता चल जाएगा। ऑल द कन्वेंशंस कॉन्स्पायर टू मेक दिस फोर्ट अज्यूम द फर्नीचर ऑफ होम, और जो कन्वेंशंस हैं, यानी कि वो लोग जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो गैदरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि वो लोग सेफ हैं, वो लोग एक घर में हैं। द फर्नीचर ऑफ होम, यानी घर में लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अब ये बार जो है तो इस बार का फर्नीचर ऐसा सेटअप किया गया है कि ये घर की तरह दिख रहा है। यानी वो ये बात कर रहे हैं कि इस बार का माहौल ऐसा है कि लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो अपने घर में हैं, वो कंफर्टेबल हैं, लेस्ट वी शुड सी वेयर वी आर, लेकिन वो यहाँ पे लोगों को कंपेल करते हैं कि हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। लॉस्ट इन अ हॉन्टेड वुड, चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ द नाइट, वी हैव नेवर बीन हैप्पी और गुड। तो यहाँ पे चिल्ड्रन की एग्जांपल देते हैं कि जब चिल्ड्रन किसी जंगल में खो जाते हैं और वो डरे हुए होते हैं, तो हमारी कंडीशन भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम भी जो है तो हॉन्टेड वुड्स में, यानी कि हम भी जंगल में खोए हुए हैं। हु हैव नेवर बीन हैप्पी और गुड, और हम कभी खुश या हैप्पी थे ही नहीं, हम जिस सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे। द windiest Milton trash, important persons shout, is not so crude as our wish। अच्छा, अब windiest Milton trash, मिल्टन का मतलब है वो लोग जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ठीक है, जो कि लोगों को उकसाते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सन शाउट, और वो इम्पोर्टेंट लोग यानी कि लीडर्स जो कि शाउट करते हैं, जो कि लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जो कि ऐसे नारे लगाते हैं, जो कि लोगों को कन्विंस करते हैं कि जंग में उनका साथ दें, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो कि इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं,
क्या ये लोग भी हमसे बेहतर हैं? तो वो यहाँ पे आयरॉनिकली कहते हैं कि क्या ये लोग जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्या ये हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो थे तो ये होमोसेक्सुअल थे। तो इसलिए इस स्टैंज़ा में वो ये कह रहे हैं, जो लीडर्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो को लोगों को जंग की तरफ ले जाते हैं, तो सोसाइटी में वो लोग तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, जो कि सिर्फ लव की बात करते हैं, हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं हैं। What Matt Nijinsky wrote about Diaghilev is true of the normal heart. अब वो यहाँ पे निजिंस्की और डाइगिलिफ की बात करते हैं। निजिंस्की जो थे तो ये बैले डांसर थे। निजिंस्की जो थे वो 20th सेंचुरी के एक इन्फ्लुएंशियल बैले डांसर थे, और डाइगिलिफ जो थे तो ये थिएटर ऑनर थे। अब ये दोनों जो थे तो एक दूसरे के लवर थे, लेकिन फिर डाइगिलिफ ने निजिंस्की को डिसीव किया और इसने किसी और के साथ भी रिलेशनशिप स्टार्ट की, जिसकी वजह से निजिंस्की को बहुत बड़ा धचका लगा और उन्होंने डाइगिलिफ के बारे में कुछ लिखा। तो यहाँ पे ऑडेन जो है वो निजिंस्की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि निजिंस्की ने जो लिखा वो ट्रू है, वो बात ठीक है, लेकिन फॉर एरर ब्रेड इन द बोन ऑफ ईच वोमन एंड ईच मैन craves what it cannot have। लेकिन वो यहाँ पे इंसान की नेचर की बात करते हैं कि ये इंसान की नेचर में शामिल है कि उसके पास जो नहीं होता वो उसको पाने की कोशिश करता है। नॉट यूनिवर्सल लव बट टू बी लव अलोन। और वो निजिंस्की को इस वजह से क्रिटिसाइज करता है क्योंकि निजिंस्की जो था वो आइसोलेटेड लव चाहता था। वो ये चाहता था कि डाइगिलिफ जो था वो सिर्फ अलोन उससे प्यार करे, वो किसी और से प्यार ना करे। लेकिन यहाँ पे ओडेन कहते हैं कि यूनिवर्सल लव की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। नॉट यूनिवर्सल लव बट टू लव अलोन। तो वो कहते हैं कि ये इंसान की नेचर में ये एक फॉल्ट है कि वो जो है तो उस चीज़ के लिए जाता है जो कि उसके पास नहीं होती। और दूसरी बात ये कि हर कोई चाहता है कि उसके साथ आइसोलेशन में लव किया जाए, ना कि यूनिवर्सली उसके साथ लव किया जाए। फ्रॉम द कंजर्वेटिव डार्क इनटू द एथिकल लाइफ द डेंस कम्यूटर्स कम रिपीटिंग देयर मॉर्निंग वॉव। अच्छा, फ्रॉम द कंजर्वेटिव डार्क, डार्क का मतलब है डार्कनेस, इनटू द एथिकल लाइफ द डेंस कम्यूटर्स, कम्यूटर्स कहते हैं ट्रेवलर्स को, रिपीटिंग देयर मॉर्निंग वाव, वाव कहते हैं एग्रीमेंट को या प्रोमिस को। तो इस लाइन में वो उन लोगों की बात करते हैं जो कि हमेशा ये प्रॉमिस करते हैं कि आज हम जो है तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन फिर भी वो अच्छा काम नहीं करते। फ्रॉम द conservative dark into the ethical life the dense commuters come। और वो कहते हैं कि उनकी मिसाल जो है तो वो कम्यूटर्स, ट्रैवलर्स की तरह है जो कि सिर्फ आते जाते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे ऑडिन जो है वो रूलर्स की बात कर रहे हैं कि जो रूलर्स हैं तो वो रोज़ाना अपने ऑफिस में आते हैं और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है तो फेथफुल होंगे और हम जो है तो लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। और फिर वो उस वाव की एग्जांपल भी देते हैं, आई विल बी ट्रू टू द वाइफ, कि मैं अपनी वाइफ के साथ वफादारी करूंगा लेकिन मैं नहीं करता। आई विल कंसंट्रेट मोर ऑन माई वर्क, कि मैं अपने काम पे फोकस करूंगा लेकिन वो काम पे फोकस नहीं करते। तो सिर्फ वो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि कुछ लोग इस तरह के वाव, इस तरह के प्रोमिस करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। और फिर नीचे वो कहते हैं एंड हेल्पलेस गवर्नर्स वेक टू रिज्यूम देयर कंपल्सरी गेम। तो देखिए ऊपर वाली लाइन्स को फिर नीचे वाली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एंड हेल्पलेस गवर्नर्स, हेल्पलेस गवर्नर्स यानी कि वो गवर्नर्स, वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि सिर्फ आते हैं रोज़ाना अपने काम पे और एक गेम शुरू करते हैं। कंपल्सरी गेम का यहाँ पे मतलब है पॉलिटिक्स। यानी जो गवर्नर है तो वो भी हेल्पलेस है क्योंकि वो ऑर्डर फॉलो करते हैं हायर अप्स का। अभी हायर अप्स कौन है? देखिए हर कंट्री में जो है तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। किसी मुल्क में आर्मी होती है, ठीक है, किसी मुल्क में जो है तो एलीट्स होते हैं।
किसी मुल्क में जो है तो कैपिटलिस्ट होते हैं, तो इस तरह के लोग जो है तो हर मुल्क में होते हैं जो कि लीडर्स को, गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, हु कैन रिलीज देम नाउ, हु कैन रीच द डेफ, हु कैन स्पीक फॉर द डम। तो वो कहते हैं कि इन लोगों की मिसाल, ये जो गवर्नर हैं, इन लोगों की मिसाल जो है तो पपेट की तरह है, और ये लोग जो है तो डेफ हैं, यानी कि ये बहरे हो गए हैं। हु कैन स्पीक फॉर द डम, और ये गूंगे हो गए हैं, क्योंकि अब ये तो ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ सुन सकते हैं, बस सिर्फ जो है तो इशारों पे काम करते हैं। ऑल आई हैव इज अ वॉइस टू अनडू द फोल्डेड लाई। तो अब वो कहते हैं कि अब मेरा क्या काम है। तो अब वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक वॉइस है, मैं अपनी पोइट्री के ज़रिए जो है तो लोगों को जो है मोटिवेट कर सकता हूँ, लोगों को सच बता सकता हूँ, टू अनडू द फोल्डेड लाई। और फोल्डेड लाई का मतलब यह है कि आजकल जो लाई है तो उसको सच्चाई में रैप कर प्रेजेंट किया जाता है, उसको सच्चाई में फोल्ड करके प्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी पोइट्री के ज़रिए उस लाई को अनफोल्ड करना चाहता हूँ और मैं लोगों को सच दिखाना चाहता हूँ। द रोमांटिक लाई इन द ब्रेन। रोमांटिक लाई का मतलब है आइडियलिस्टिक सोच, यानी कि कुछ लोग जो हैं तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, यानी वो लोग रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो ये भी एक किस्म का लाई होता है, क्योंकि लोग अपने आप को डिसीव करते हैं, वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। ऑफ द सेंसुअल मैन इन द स्ट्रीट एंड द लाई ऑफ अथॉरिटी हुज बिल्डिंग ग्रोप द स्काई। यानी कि वो लोग जो कि इस तरह के रोमांटिक थॉट्स जो हैं वो फैलाते हैं, और अथॉरिटी यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो लीडर्स जो कि लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं झूठ बोलकर। हुज बिल्डिंग ग्रोप द स्काई। और वो लोग जो कि बहुत अमीर हैं, यानी कि जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो कि अलीट है, तो मैं इन सब के लाइस को एक्सपोज करूंगा। देयर इज नो सच थिंग एज द स्टेट एंड नो वन एग्जिस्ट अलोन। अच्छा, अब वो कहते हैं कि स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए, इनका मतलब यह है कि रियल सेंस में स्टेट का पर्पज़ यह है कि लोगों को सर्व करे, लोगों की बात को जो है वो आगे पहुंचाए और लोगों की बात पे अमल करें। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी तो कोई बात नहीं मान रहा। स्टेट में जो है तो कुछ लोग हैं जो कि एलिट्स हैं, सिर्फ उनकी बात जो है वो मानी जाती है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हासिल नहीं है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि देयर इज़ नोथिंग ए स्टेट, के रियलिटी में तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। एंड नो वन एग्जिस्ट अलोन। लेकिन फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी जो है तो अकेला रह नहीं सकता। हंगर अलाउज नो चॉइस टू द सिटीजन और द पुलिस। कि भूख जब इंसान को लगती है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो एक शहरी है या वो एक पुलिस है, वो फिर जो है तो वो लिमिट क्रॉस करता है। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। लेकिन फिर वो इन सब प्रॉब्लम का सलूशन भी देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमें अमन से रहना है तो हमें अमन को फैलाना चाहिए, हमें या तो लव करना चाहिए या मर जाना चाहिए। अब ये लाइन जो है तो बहुत हार्श है, और फिर बाद में ऑर्डन ने इस पोइम को क्रिटिसाइज़ भी किया इस लाइन की वजह से, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये लाइन जो है तो ये बहुत हाइपोक्रिटिकल है। और फिर बाद में जो था, उन्होंने इस स्टेंजा को भी इस पोइम से रिमूव करना चाहा, लेकिन फिर उनके फ्रेंड्स ने उन्हें कन्विंस किया कि इसको मत रिमूव करो। तो फिर उन्होंने इस लाइन को बदल कर वी मस्ट लव वन एनदर एंड डाई, एंड का इजाफा कर लिया इसमें। तो पहली वाली लाइन में वो कह रहे थे कि या हमें मोहब्बत करनी चाहिए या हमें मर जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये लाइन एडिट की तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमें मोहब्बत करना चाहिए और फिर हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि डेथ जो है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। डिफेंसलेस अंडर द नाइट आवर वर्ल्ड इन स्ट्यूपर लाइज। स्ट्यूपर का मतलब है एक अनकॉन्शियस स्टेट। तो वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं तो ये डिफेंसलेस हैं अंडर द नाइट, और ये डार्कनेस में सराउंडेड हैं। आवर वर्ल्ड इन स्ट्यूपर लाइज, कि हमारे यानी कि इस दुनिया में ये जो लोग हैं तो ये एक ऐसे स्टेट में हैं कि ये अनकॉन्शियस होने वाले हैं। तो इन लाइंस में राइटर ये कहना चाहते हैं कि इन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की वजह से या हमारे लोग जो हैं तो वो इस कंडीशन में चले गए हैं कि वो डिफेंसलेस हैं, उन्हें रियलिटी का पता नहीं है।
और वो अनकॉन्शियस होने वाले हैं। Yet dotted everywhere, ironic points of lights flash out where the just exchange their message. लेकिन फिर वो कहते हैं कि फिर yet इसके बावजूद डॉटेड एवरीवेयर का मतलब है कि कुछ कुछ जगहों पे आयरॉनिक पॉइंट्स ऑफ लाइट फ्लैश आउट वेर एवर द जस्ट एक्सचेंज देयर मैसेजेस। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगरचे बहुत से लोग जो हैं वो इन लीडर्स के जाल में फंस गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे ऐसे लोग हैं जो कि बोलने की जुर्रत करते हैं, जो कि लोगों को गाइड करते हैं। आयरॉनिक पॉइंट्स ऑफ लाइट का मतलब है कि वो लोग जो कि लोगों को गाइड करते हैं रिलीजन की तरफ, एथिक्स की तरफ। फ्लैश आउट वेर एवर द जस्ट एक्सचेंज देयर मैसेजेस। और ये लाइट वहाँ पे चमकती है जहाँ पे कुछ जरूरतमंद लोग इन डिक्टेटर्स के खिलाफ बोलते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। मे आई कंपोज लाइक देम ऑफ इरोज एंड ऑफ डस्ट बिलीगर्ड बाय द सेम निगेशन एंड डिस्पेयर। फिर वो कहते हैं मे आई कि क्या मैं, और फिर यहाँ पे कॉमा है, फिर वो कहते हैं कि कंपोज लाइक देम ऑफ इरोज एंड ऑफ डस्ट, कि वो लोग जो कि लोगों को गाइड करते हैं, जो कि लोगों को इस ट्रैप से, इस जाल से निकालते हैं, तो वो लोग भी डस्ट से बने हुए हैं। कंपोज लाइक देम ऑफ इरोस एंड डस्ट, डस्ट का मतलब है कि वो नॉर्मल लोग हैं। ऑफ इरोज, इरोस बेसिकली कहते हैं गॉड ऑफ लव को, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद जो है डिज़ायर्स हैं। तो वो कहते हैं कि वो लोग जो कि लोगों को गाइडेंस देते हैं वो नॉर्मल लोग हैं, वो भी मिट्टी से बने हुए हैं, उनमें भी डिज़ायर्स हैं। वो भी बिलीगड का मतलब है वो भी सराउंडेड है। द सेम निगेशन, निगेशन यानी कि नेगेटिविटी, और डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी कि होपलेसनेस, यानी कि वो लोग भी सेम कंडीशन में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग डिफरेंट हैं क्योंकि वो लोग जो है तो दूसरों को गाइड करते हैं। और फिर वो कहते हैं मे आई कि क्या मैं शो एन अफर्मिंग फ्लेम, कि क्या मैं उम्मीद की किरण लोगों को दिखाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।